हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो चलिए हमारा जो कुछ टॉपिक रह गए थे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के, वो फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं आज इस लेक्चर में। तो हमने लास्ट तक वैलेंसीज निकालना सीख लिया था। वैलेंसी निकालनी हमने सीख ली थी। वैलेंसी क्या होती थी? हमारे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी एलिमेंट के कंबाइन होने की वो कैपेसिटी होती थी। ये अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो फर्स्ट पार्ट जाकर देखें, फिर सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करें। तो अब हमें क्या करना है? वैलेंसी हमने क्यों निकाली थी? हमारा दिमाग थोड़ा ख़राब था, हमने वैलेंसीज निकाली थी इतना आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा पढ़ के। तो हमने क्या बनाना था? फॉर्मूला। हमने क्या बनाना था? फॉर्मूला बनाना था, इसीलिए हमने वैलेंसीज को पढ़ा था। तो अब अगर हमने फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? इसके कुछ स्टेप हैं, वो अगर आपको याद हो जाए तो आपको किसी भी फॉर्मूले को बनाने में क्या होएगी? प्रॉब्लम नहीं होएगी। सबसे पहले क्या है? फॉर्मूला कैसे बनता है? जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को एटम्स को क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी आपको कंपाउंड या एलिमेंट मिले तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए? सिंबल्स पता होने चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट्स को, जो पीरियोडिक टेबल आपकी बुक के फ्रंट पे दिया हुआ है ना, उसके एलिमेंट्स को आपको देखना होगा। हो सके तो 10 या 20 तक लर्न भी कर लो, अच्छी बात है। अगर कर लोगे तो फ्यूचर में आपके काम ही आएगी चीज़ ये। तो आपको सिंबल पता होने चाहिए। ठीक है। सेकंड बात, आपको क्या पता होने चाहिए? उनके एटॉमिक नंबर, मतलब उनके आपको रोल नंबर भी पता होने चाहिए। क्यों? अब ये बात यहाँ पे वाई, हमें एटॉमिक नंबर क्यों याद करें भाई हम? क्योंकि हमें क्या निकालनी है? वैलेंसीज निकालनी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप याद कैसे करोगे? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। तो अगर आपको वैलेंसीज निकालनी आ जाएगी तो बेस्ट है, इसलिए हमें एटॉमिक नंबर भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमें पता होने चाहिए वैलेंसीज। ठीक है, फिर हमें एटॉमिक नंबर के बाद हमें क्या पता होना चाहिए? वैलेंसी पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है? क्रिस क्रॉस करना है, कांटा मारना मतलब। ठीक है, क्या मारना है? कांटे मारने हैं। तो ये ऐसे हम बनाएंगे अपना फॉर्मूला। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके सिंबल्स क्या आएंगे? सबसे पहले मैंने सिंबल बोला था हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख लिया एटॉमिक नंबर में? यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ मैं। तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 1। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वो भी क्या है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया? 1 आया। तो इसकी वैलेंसी कितनी है हाइड्रोजन की? 1 है। अगर यही मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 17। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ इनको 2, 8, 2 पहले में 2 आने थे, दूसरे में कितने आने थे? 8 आने थे। तो 8 2 10 हो गए, 7 बच गया। तो 7 क्या आ गए? लास्ट वाले में आ गए। अब मैंने क्या बोला था? जब भी क्या होगा? 4 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे 4 से ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे? 8 से इसको माइनस कर दोगे। तो 8 - 7 1। तो क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो भी कितनी है? 1। दोनों की वैलेंसीज लिख ली मैंने। अब मैंने क्या करना? कांटा लगाना है सिर्फ। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ मैं ये नंबर लिखूंगी, क्लोरीन के साथ मैं ये वाला नंबर लिखूंगी। तो H1Cl1। ठीक है, तो हमारे फार्मूलों में ये चीज़ नहीं दिखाई जाती। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है? एक एक तो ये खुद भी प्रेजेंट है। तो इसलिए हमारा जो कंपाउंड फार्मूला बन गया वो क्या बना? HCl। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमोनिया की। NH सिंबल हो गए उसके। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कितना आ जाएगा? 2 5। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 होता है और हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 है ना लास्ट में, तो क्या करेंगे हम? 8 से माइनस कर दिया। 8 - 5 = 3। ठीक है, 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। अब लगा दो कांटा। तो मतलब जो नाइट्रोजन के साथ क्या आएगा? 1, हाइड्रोजन के साथ कितना आ जाएगा? 3। तो अब 1 को तो हम शो नहीं करते, तो
तो ये क्या हो गया NH3। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा NH3। वैसे ही आप और सबके भी कर सकते हो, वाटर का केस ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देती हूँ, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे सॉल्व करके बताना। तो ये कुछ फार्मूले हैं, आप इनको ट्राई करके देखना ज़रूर। और अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो टॉपिक है हमारा वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी से मतलब क्या है, ये आपको वैसे हायर क्लासेस का टॉपिक है वेरिएबल वैलेंसी। अभी तक जो मैंने वैलेंसीज आपको बताई थी, हाइड्रोजन की 1 तो उसकी 1 ही रहेगी, हीलियम की 2, लिथियम की 1, ऐसे ही क्या थी, ये इनकी कांस्टेंट थी। बट कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जो वैलेंसी है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे कॉपर, कॉपर क्या करता है, 2 वैलेंसीज में एग्जिस्ट करता है, 1 और 2 में। जैसे आयरन की बात करूँ, वो भी क्या एग्जिस्ट करता है, 3 और 2 में, ठीक है। और ये क्या है, वेरिएबल वैलेंसीज हैं, ठीक है। इनकी एक वैलेंसी नहीं है, इनकी क्या है, एक से ज़्यादा वैलेंसी है। जब किसी एलिमेंट की एक से ज़्यादा वैलेंसीज होंगी तो वो क्या होगा, वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड रेडिकल। कंपाउंड रेडिकल्स। अच्छा, कंपाउंड रेडिकल्स क्या होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आयंस भी हो सकते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, ओके। तो रेडिकल से क्या मतलब है, एक फ्री, ठीक है, फ्री थिंग, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ कंपाउंड रेडिकल नेम है, ओके। तो जैसे आपने अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा होगा, कभी बुक में देखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं अगर इनको ब्रेक करने की कोशिश करूँ तो एक प्लस और एक माइनस में ब्रेक होता है। तो यहाँ से अगर मैं ब्रेक करूँ सोडियम, अगर मैं यहाँ ब्रेक कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो सोडियम तो पर्टिकुलर क्या हो गया, एक आयन हो गया पॉजिटिव, और ये पूरा क्या हो गया, नेगेटिव आयन हो गया। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे अभी भी दो एलिमेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का एटम भी है यहाँ पे, हाइड्रोजन का एटम भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंपाउंड में पड़े हैं, ये आपस में अभी भी जुड़ के पड़े हैं, बट ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। ये नहीं है कि स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल हैं। OH क्या फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये किसी के साथ भी अटैच हो सकते, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे OH है वो क्या है, कंपाउंड रेडिकल, क्योंकि ये क्या पड़ा है, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता था, जब दो एटम्स आपस में मिल जाते थे, डिफरेंट एटम। वैसे ही हम KNO2 की बात करें तो यहाँ पे अगर ब्रेक करूँ तो K पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड रेडिकल, जो ब्रेक होने के बाद भी किसी के साथ क्या है, जॉइंड है, ठीक है, जॉइंट पड़ा हुआ है। नेक्स्ट और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, सिंबल्स क्या थे, अल्फ़ाबेट, और वर्ड्स क्या थे आपके, फार्मूलाज। और अब सेंटेंसेस पे पहुंच गए हम, तो सेंटेंसेस क्या हमारे, केमिकल इक्वेशन। अब इसका कोई ना कोई मीनिंग है, ठीक है। अब हमें केमिकल इक्वेशन की नीड क्या पड़ी, ठीक है। अगर जैसे कि मैं लिख लूँ कार्बन को हम नहीं, व्हेन कार्बन is burned in the presence of oxygen, it convert into carbon dioxide गैस। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है, वैसे मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है यहाँ पे, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना जैसे मर्जी करके। मैं वैसे पढ़ के बताई थी, व्हेन कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कार्बन बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। बट ये पढ़ना कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है। अगर मैं इसको सिंपल लिखूँ, इसको अब मैं एक
इक्वेशन में कन्वर्ट करती हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, बर्न लिख दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो ये चीज़ और इसमें कितना डिफरेंस है। यहाँ पे आपको पता लग गया, कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न करा और मुझे क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। बट अगर इसको मैं और भी सिंपल लैंग्वेज में करूँ तो यहाँ मैं क्या लिखूँगी, कार्बन, यहाँ मैंने लिखा ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फिर क्या करा, CO2, और गैस के लिए मैं क्या यूज़ कर दूँगी, एक एरो अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, गैस को। तो यहाँ पे बर्न लिख देते हो, या फिर आप हीट का निशान भी डाल सकते हो, ऐसे ये हीट का निशान होता है। तो ये क्या होगी, केमिकल इक्वेशन। अब आपको खुद ही मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। आप देख ही रहे हो कि ऐसे लिखने हैं और ऐसे लिखने में कितना डिफरेंस है, कितनी साफ़ सफाई है। इसको अगर मैं एक बार ही देख लूँ तो मुझे पता लग जाएगा क्या, बट इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा सारा लाइन टू लाइन कि क्या लिखा है इसमें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखते होते हैं ताकि हम इजीली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है हम उसको क्या कर सकें, पढ़ सकें। तो लास्ट मैंने जो अभी एग्जांपल लिखी थी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन यू विल गेट CO2, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखने के रूल होते हैं। एक तो ये जो साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। जिन दोनों को हम रिएक्ट करवाते होते हैं आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करवाते हैं, उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो हमें यहाँ पे बाद में मिलता है रिएक्शन करवाने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर बाय चांस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कुछ और भी रिलीज़ होता तो मैं यहाँ पे एक प्लस का साइन लगा के उस चीज़ को यहाँ पे लिख देती, ठीक है। तो जब भी आपने क्या करना है, किसी अलग प्रोडक्ट मतलब कि अलग एलिमेंट को लिखना है या मॉलिक्यूल को लिखना है, तो आपको बीच में साइन क्या करना है, प्लस का पुट करना है। और ये जो एरो है ये हमेशा क्या करेगा, प्रोडक्ट को रिएक्शन की डायरेक्शन को बताएगा कि रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। मीन्स इस साइड जो पड़ा वो आपका प्रोडक्ट पड़ा, आपका रिजल्ट पड़ा हुआ है। तो जब कोई जो आपके मतलब रिएक्टेंट है अगर वो सॉलिड है, कार्बन अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसके साथ मैं स्मॉल s लिख सकती हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है तो G भी लिख सकते हो। अगर ये इसको ऐसे शो करना है तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो। गैसेस को आप एरो से भी शो कर सकते हो और G से भी शो कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट की। हीट को हम डेल्टा से शो करते हैं, एक ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल। और जब कोई चीज़ प्रेसिपिटेट हो जाती है, ठीक है, मतलब जम जाती है, तो हम उसको इस एरो से शो करते हैं, जिसको हम पीपीटी बोलते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो हम उसको डाउनवर्ड एरो से शो करते होते हैं। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखने के रूल्स थे। और एक बात और, जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखो तो याद रखना, जितने आपने इस साइड पे एटम्स के मोल्स लिए थे, आपने इस साइड भी आपने एटम्स उतने ही बराबर रखने हैं। जैसे इधर कार्बन 1 है तो इधर भी कार्बन क्या है, 1 ही है। अगर इधर ऑक्सीजन 2 लगी हैं तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या लगी है, 2 लगी है। दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, बराबर, ठीक है। तो इसको हम जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या बराबर है तो हम इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपको पता लग ही गया होगा क्या है, वो है हमारा लास्ट टॉपिक आज का, बैलेंसिंग। तो ये आज का आपका लास्ट टॉपिक है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब क्या है कि दोनों साइड क्या हो, चीज़ बराबर हो, ठीक है। एक जगह ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड यू विल गेट CO2, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं कि बैलेंस है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ले ली रिएक्टेंट साइड, ये हमारी कौन सी होगी, प्रोडक्ट साइड, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, कार्बन यहाँ इस साइड कितने हैं, पहले 1, ऑक्सीजन कितना है मेरे पास यहाँ पे 2, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं मेरे पास 1,
और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब एक बात याद रखना, सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर ये ऐसे लिखा है, ठीक है, ये 2 लिखा है ना, जो अगर वो किसी मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे नीचे लिखा है तो इसका मतलब ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन का ही है, इसमें कार्बन का कोई रोल नहीं है, कार्बन के लिए 2 नहीं है। बट अगर यहाँ पे लगी हो आगे, अगर ये 3 अगर आगे लगा है जैसे, तो इस 3 का जो अटैचमेंट है वो कार्बन से भी है और इस ऑक्सीजन के साथ भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये अलग से बता रही हूँ, ये इसके साथ इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये समझा रही हूँ जैसे। तो ये कार्बन क्या हो गया आपके 3 और ऑक्सीजन अब कितने हो गए, अब 2 नहीं है ऑक्सीजन, अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रही है, 3 × 2 6, ठीक है। याद रखना, अगर कोई चीज़ इसके पैर पे लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई, तो सिर्फ वो उसकी ही है। अगर वो चीज़ आगे लिखी है तो वो फिर जितने भी यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट हो गए उसकी होगी, प्लस के बीच में, ठीक है, जो यहाँ प्रेजेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे H लिख दूँ तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास 3H भी हैं, ओके। अगर मैं हटा के यहाँ पे लिख दूँ 8, यहाँ मैंने क्या लिख दिया 8, मतलब अब कार्बन कितने हो गए हैं 8 हो गए हैं, ठीक है। तो 3 × 8, ओके। ये बात थोड़ा सा समझना ध्यान से कि कैसे ये हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि ये चीज़ बच्चों को समझ नहीं आती है। तो अगर मैं इस केस की बात करूँ तो यहाँ पे कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी 2, तो ये क्या है बैलेंस्ड है, ये क्या है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब अनबैलेंस्ड की बात करूँ, जैसे ये एक अनबैलेंस है Fe+O2 यू विल गेट Fe2O3। अब इसको मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है, मुझे क्या करना है, इसको बैलेंस्ड करना है। तो पहले मैं यहाँ के इसके वो लिख लूँ जो इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ मैंने क्या लिख लिया जो हमारे राइट हैंड साइड पड़े। इस साइड आयरन कितना है 1, इस साइड आयरन कितना है 2, सॉरी इस साइड कितने आयरन है 2। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, ठीक है। आई होप आपको विजिबल हो ये चीज़, ठीक है 3, ओके। अब मैंने क्या करना है, पहले मैं सोचती हूँ आयरन को मैं क्या कर दूँ, इक्वल कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे मेरे पास आयरन 2 हो गया, ओके। अब ये इक्वल हो गया, इक्वल हो गया ये। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है। तो अब देखो 2 और 3 को मैं कैसे बैलेंस करूँ, अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ दोनों जगह मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि सेम चीज़ बन जाए, ठीक है। अगर मैं 1 से करती हूँ 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 आएगा, फिर अलग हो गया 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे देखा 3 2 ज़ा यहाँ मेरा 6 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ मेरा 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस साइड में किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे मैं कर दूँ, यहाँ पे 3 पड़ा है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से। अब मैं ऑक्सीजन के पास नहीं लिख सकती, 2 मैंने यहाँ साइड पे लिखा है। अब ये कितना हो गया 6, पर जब मैंने ऑक्सीजन को बराबर करा तो मेरे जो आयरन था Fe वो फिर से क्या हो गया अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे आयरन कितना हो गया अब 4, अब आयरन कितना हो गया 4। तो यहाँ पे एक नंबर, क्योंकि अभी 2 एक्स्ट्रा आया ना तो आयरन क्या हो गया ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ 4 आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देनी है 4 से कर देनी है। पेपर में जब भी आप ये काम करो तो प्लीज़ पेंसिल से करो, अगर आपको मतलब बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है तो पहले पेंसिल का यूज़ करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आयरन 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे 6, यहाँ भी क्या हो गया 6 हो गया ऑक्सीजन। तो ये हमारी यहाँ पे बैलेंसिंग थी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ और भी स्टूडेंट्स इस चैनल का फ़ायदा उठा सके और अपने डाउट्स क्लियर कर सके, और मेरा एक ही मोटिव है कि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूँ बस। तो प्लीज़ आप भी मनसा केमिस्ट्री के साथ जुड़े और अपने डाउट क्लियर करें, और जो जितनी हो सकती है हम आपकी स्टडी में हेल्प करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।